हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उस लेक्चर में हमने बात की थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट एच विटाकर। उससे पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको कराल्स लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। देन वी टॉक्ड अबाउट different the names of the different kingdoms, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताए गए। हमने आपको बताया किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। उसके लिए आप हमारा पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो आज हम आपको, इफ यू रिमेम्बर आवर फर्स्ट लेक्चर, हमने लास्ट जाते जाते आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में 70 एस राइबोसोम्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं 80 एस राइबोसोम्स, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, और मोनेरन्स में 70 एस राइबोसोम्स होते हैं। व्हाट इज दिस एस? बेटा, दिस एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट। एंड स्वेडबर्ग यूनिट किसका यूनिट है? स्वेडबर्ग यूनिट एक क्वांटिटी का यूनिट है, जिस क्वांटिटी का नाम है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये चीज क्या है? देखिए बेटा, सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल का डीएनए ले लोगे, डीएनए का भी अपना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा। माइटोकॉन्ड्रियन का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग होगा, क्लोरोप्लास्ट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग होगा, और राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग होगा। व्हाट इज दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? Sedimentation coefficient is the measure of rate of sedimentation. It is the measure of rate of sedimentation. मतलब क्या है इसका? मेजर ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। देखिए, सेडिमेंटेशन का सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। हम एक पानी का ग्लास ले लेंगे, उस पानी के ग्लास में मिट्टी डाल देंगे एंड वी विल स्टायर दैट वाटर। ये बन जाएगा मड वाटर, और इस मड वाटर को हम, पानी के मड वाटर को, ग्लास को हम रख देंगे टेबल पे। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? जो मड होगा, मड विल सेटल एट द बॉटम, बॉटम पे सेटल हो जाएगा और ऊपर साफ पानी आ जाएगा। मड के बॉटम पर सेटल होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन किस रेट से हुआ? रेट मतलब इस मड को बॉटम पे आने में कितना टाइम लगा, that denotes its rate of sedimentation or sedimentation coefficient, right? इसी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को हम स्वेडबर्ग यूनिट में मेजर करते हैं। अब इस स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का सेल्स के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? देखो बेटा, इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड हमको सेल्स के हर एक सेल ऑर्गेनल या सेल कंपार्टमेंट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पता है। आपको पता है कैसे पता है हमको? ये इसलिए हमको पता चला बिकॉज साइंटिस्ट्स ने इन सेल ऑर्गेनल्स को सेल से अलग किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद इन सेल ऑर्गेनल्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप्स, हाई पावर माइक्रोस्कोप से डिटरमाइन किया हुआ है। लेकिन सेल से सेल ऑर्गेनल को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होती है। That process is known as centrifugation. और बेटा, centrifugation process is working on the basis of sedimentation. मतलब ये हुआ कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में
अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम सेल सस्पेंशन रखेंगे, मतलब लिक्विड रखेंगे। दिस लिक्विड इज कंटेनिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्स, इसलिए मैंने कहा सेल सस्पेंशन। ठीक है ना। देन इस टेस्ट ट्यूब को हमारे लेबोरेटरीज में एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग में डाल देंगे, ये टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूग में रोटेट होगा। ठीक है ना, रोटेट होगा। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, दो सेल्स विल ब्रेक, उनका फ्रैक्शनेशन हो जाएगा। अब हमको कितना रोटेट करना है सेंट्रीफ्यूग के अंदर, उस सेंट्रीफ्यूग में वैल्यूज दिए गए होते हैं। 1 स्वेटबर्ग यूनिट, 2 स्वेटबर्ग यूनिट, 10 स्वेटबर्ग यूनिट, 100 स्वेटबर्ग यूनिट, 70 स्वेटबर्ग यूनिट। अगर मैंने सेंट्रीफ्यूग में वैल्यू लगा दिया 70 स्वेटबर्ग यूनिट, 70 स्वेटबर्ग यूनिट पे सेल सस्पेंशन ब्रेक तो होगा, लेकिन बॉटम पे सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम सेडिमेंट हो जाएगा। बॉटम पे, टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे राइबोसोम आ गया, ऊपर जो लिक्विड होगा उस लिक्विड में बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे इंटैक्ट। समझ आ रहे हैं? उन बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए राइबोसोम, और राइबोसोम आ चुका है टेस्ट ट्यूब के बॉटम। आई विल रिपीट, मैंने कहा कि लेबोरेटरीज में एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग या सिंपली सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग करता है काम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। हमको करना क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में सेल सस्पेंशन, सेल सोल्यूशन डाल देंगे। सेल सोल्यूशन इज कंसिस्टिंग ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्स, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स। अब सोच लो, हमको इसी प्रोकैरियोटिक सेल में, इसी मोनोडर्म सेल में 70s राइबोसोम को अलग करना या राइबोसोम को अलग करना। हमने इसी टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग में डाल दिया और सेंट्रीफ्यूग में वैल्यू लगा दिया 70s। ये 70s वैल्यू का मतलब है कि सेल्स विल ब्रेक, सारे सेल ऑर्गेनल्स बाहर आएंगे, बट 70s designates that only those cell organelles will settle at the bottom whose sedimentation coefficient is 70 Swedberg। और वो सेल ऑर्गेनल कौन सा सेल ऑर्गेनल है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम। सिमिलरली अगर हमने यूकैरियोटिक सेल लिया, तो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम अलग करने के लिए हमको सेल सस्पेंशन को सेंट्रीफ्यूग में 80s वैल्यू पे रोटेट कराना होगा। 80s वैल्यू पे जो टेस्ट ट्यूब रोटेट होगा, तो सेल सॉल्यूशन में सेल्स फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। राइबोसोम्स विल सेटल एट द बॉटम एंड बाकी ऊपर लिक्विड रहेगा। लिक्विड को हम बेटा सुपर नेटिंग बोलेंगे, और इस लिक्विड में बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। बट वी नीड राइबोसोम, इसलिए हम इस सेडिमेंट जो नीचे आया है इसी को कंसिडर करके इससे राइबोसोम को उठा लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 70s एंड 80s। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की। अब हमको पता चल गया कि किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं। And what are prokaryotic organisms? We have already discussed in the previous lecture. Okay, kingdom monera includes all the prokaryotic organisms, and prokaryotic organisms are always unicellular. Like kingdom monera में क्या क्या आता है मैं mention कर देता हूँ। Kingdom monera includes bacteria, मतलब हमको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है।
Kingdom Monera includes cyanobacteria. Beta, cyanobacteria are also known as blue-green algae. Kingdom Monera includes mycoplasmas. Mycoplasmas. Kingdom Monera includes archaebacteria. Archaebacteria बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन they are the bacteria which live in primitive earth-like conditions. Primitive earth-like conditions माने extreme conditions. Temperature बोले तो high temperature, more than 70-80 degrees Celsius. High salt concentrations, high methane producing areas, इन जगहों पे ये रहते, राइट। तो मेनली हमारे किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास एंड आर्कियोबैक्टीरिया, एंड देयर आर सम अदर्स, लेकिन मेनली हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए बेटा पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया आर नाउ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. Prokaryotic organisms are always unicellular and they are the members of kingdom Monera. ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैन बी spherical shaped. बैक्टीरिया spherical shaped भी हो सकते, like this. Spherical shaped bacteria are known as coccus. Singular word है बेटा coccus, and plural word is cocci. ओके, अब ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया और कोकस या तो ऐसे होगा सिंगल, अगर सिंगल हुआ तो हम बोलेंगे मोनोकोकस, और अगर दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ हैं देन इनको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस. कभी कभार कोकस बैक्टीरिया चेन्स में भी रहते हैं, लाइक दिस. These long chains of cocci are known as streptococcus. And sometimes cocci bacteria, spherical bacteria, occur in the form of bunches, like the bunches of grapes. These bunches of cocci are known as staphylococcus. Staphylococcus. आपको याद होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब डिस्कवरी किया पेनिसिलिन का, he was actually working on the bacteria Staphylococcus aureus. तो गलती से he was studying the bacterial cultures, गलती से उसने accidentally पेनिसिलिन को डिस्कवर किया. That's a separate story. कभी टाइम मेरा मौका मिले तो आपको बताएंगे, राइट. Spherical shaped bacteria may be monococcus, diplococcus, streptococcus, staphylococcus. There's one more, that is Sarcina. Sarcina is the cubical masses of spherical bacteria. Okay, बच्चों बैक्टीरिया रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, rod shaped bacteria are known as bacillus, like this. These are rod shaped bacteria, and rod shaped bacteria are known as bacilli. Singular word is bacillus and plural word is bacilli. Bacillus. अगर एक है तो मोनोबैसिलस, अगर दो हैं लाइक दिस तब हम बोलेंगे डिप्लोबैसिलस. डिप्लोबैसिलस. अगर चेन्स ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया लाइक दिस
Then the chains of bacillus bacteria are known as streptobacillus. Streptobacillus. And अगर chains of bacillus bacteria एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे इस तरह शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बना दे, this type of sheets of streptobacilli are known as palisade bacilli, like this. This one is the palisade bacilli. ओके, इसके अलावा बैक्टीरिया कुछ और शेप्स के भी हो सकते हैं, लाइक देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर कॉमा शेप्ड, बिल्कुल कॉमा जैसे होते हैं, ऐसे. द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज विब्रियोस. There are certain bacteria which are spiral shaped like this. Bacterial cells that are spiral shaped. These spiral shaped bacteria are known as spirillums or spirochetes. और भी shapes हैं bacteria के, like filamentous bacteria, budded bacteria, but those are beyond the scope of our syllabus. ये तो हुई बैक्टीरिया की शेप्स की बात, but one more important that we need to mention here is motility in bacteria. मोटिलिटी का मतलब क्या, बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते, क्या ये चल सकते या एक जगह पर रहे. देखिए, बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं विच आर नॉन मोटाइल, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. दैट मीन्स दे आर मोटाइल. सवाल ये है कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो इनके पास मूवमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, कुछ सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए. कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, फॉर मोटिलिटी, फॉर मूवमेंट, बैक्टीरिया हैव वन और मेनी फ्लैजेला. वन और मेनी फ्लैजेला. राइट. जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होते उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया. एट्राइकस बैक्टीरिया. These bacteria are without flagellum. Without flagellum. क्योंकि इनमें लोकोमोशन या मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता. That is flagellum. That is why they are atricus bacteria. And the bacteria जिनमें एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला होते हैं for motility, for movement, for locomotion, those bacteria can be classified as follows. Monotrichous. Monotrichous bacteria. Monotrichous bacteria मतलब ऐसा बैक्टीरियम जिसमें केवल एक फ्लैजेलम, like this. Then amphitrichous bacteria. Amphitrichous bacteria. Those bacteria जिनमें एक एंड पे एक फ्लैजेलम हो और ऑपोजिट एंड पे दूसरा फ्लैजेलम. Then there is peritrichous bacteria. Peritrichous bacteria. Peritrichous bacteria is the bacteria which have flagella all over their cell surface, like this. Then there are bacteria which are known as
लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में a bunch of flagella, bunch of flagella, दो opposite poles में होता है, like this, and the last one is cephalotrichus bacteria. Cephalotrichus. Cephalotrichus bacteria are those bacteria in which a tuft of flagella or a bunch of flagella is found only at one end, the other end is free of flagella. So bacteria जिनमें motility है, the motility is because of flagella. Flagella are the locomotory organelles. The bacteria having only a single flagellum at any end of the body is known as monotrichous bacteria. जिन बैक्टीरिया में एक फ्लैजेलम बैक्टीरियल सेल के ऑपोजिट पोल्स पे जैसा है, ऑपोजिट पोल्स पे होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो बैक्टीरिया को हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं. हाँ, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला होते हैं ऑल ओवर द सेल सरफेस, एंड लोफोट्राइकस बैक्टीरिया are those ones which have a bunch of flagella on two opposite poles like this. Okay, so बच्चों, it was about the motility in bacteria. लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स, they show variations, diversity in their mode of life, they show diversity in their nutrition. ओके, चलिए आपको हम बताते हैं बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी इन द न्यूट्रिशन. बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, बट देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया दैट आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन. लेट मी टेल यू अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन. In terms of nutrition. ओके, हमारे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं एंड बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक एज वेल. Just like this. आप प्रीवियस क्लासेस में, आई गेस 10th क्लास में भी पढ़े होंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है by some processes. The process is known as photosynthesis. And heterotrophic nutrition is the nutrition in which a living organism cannot prepare its food. Instead, it depends upon other living organisms for its food. जैसे कि हम लोग हैं, we are heterotrophic, while as plants are autotrophic, isn't it? Autotrophic bacteria अपना फूड बनाते हैं, but they can be of two types. First is photoautotrophic bacteria. Photoautotrophic bacteria. बच्चों, photoautotrophic bacteria सिंपली वो बैक्टीरिया होते हैं जो खाना तो बनाते हैं, बट दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. इट मींस ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जैसा कोई काम कर रहे होंगे टू प्रिपेयर देयर फूड.
देयरफॉर आप सिंपली इनको कह सकते हो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, and the second category of autotrophic bacteria is the bacteria जो खाना खुद बनाते तो हैं but they don't utilize sunlight, photosynthesis ये नहीं करते, they prepare their food by some method other than the photosynthesis. That other method is the utilization of chemical energy. अब ये chemical energy इनमें कहाँ से आती है बच्चों? इनके सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उन रिएक्शन से एनर्जीज निकलती और वही एनर्जी ये यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। दीज बैक्टीरिया आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Okay, chemoautotrophic bacteria are also known as chemosynthetic bacteria, and they don't utilize sunlight to prepare their food. ये सनलाइट को यूज नहीं करते फूड बनाने के। हाँ, instead what they do, chemosynthetic bacteria, chemosynthetic bacteria, they do not utilize sunlight for the preparation of their food. Instead, they use chemical energy. ये chemical energy को use करते, got from chemical reactions occurring in their bodies, in their cells. To produce food. मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब देखो लॉजिकल बात है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, ठीक है ना बच्चों? और सनलाइट सन से आती है, सन से आने के बाद एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए देयर मस्ट बी सम पिगमेंट। अब ये बैक्टीरिया तो सनलाइट एब्जॉर्ब करते ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इनमें कोई पिगमेंट होगा नहीं। Therefore, these bacteria are not containing any photosynthetic pigments. In contrast, जो हमारे photosynthetic बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनको सनलाइट एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। That is why they contain what? They contain photosynthetic pigments. ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ना दो टाइप्स के होते हैं, एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनमें पर्पल पिगमेंट्स होते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड द सेकंड टाइप इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। Green sulfur bacteria contain green pigments to absorb the sunlight. Okay. But in contrast, हमारे जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनको सनलाइट एब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं। दैट इज व्हाई दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट्स। इंस्टेड इनके सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों, उन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी डिस्पैच होती, ये उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके यूज करके अपना फूड बनाते हैं। दैट इज व्हाई हमारे यहाँ वर्ड में लिखा है कीमो। कीमो मीन्स केमिकल, सिंथेटिक, दे सिंथेसाइज।
राइट। देन बात आती है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। प्रीवियस पेज पे जाता हूं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बच्चों हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया या तो पैरासिटिक बैक्टीरिया हो या तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो। Parasitic bacteria, they live as parasites inside the bodies of plants and animals. Right? Parasite तो आप जानते ही हैं। पैरासाइट जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही न्यूट्रिशन हासिल करता है धीरे धीरे। राइट? एंड saprophytic nutrition means the bacteria which feed upon dead, rotten, decaying matter. इन सब डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं which live in symbiotic associations. The bacteria also live in symbiotic associations. Symbiotic associations. उन बैक्टीरिया को बच्चों में symbiotic बैक्टीरिया बोल सकता हूं। राइट? अब सवाल यह है कि ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है। सिम्बायोटिक टर्म निकला है सिम्बायोसिस से। एंड बच्चों सिम्बायोसिस का मतलब है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, मुझे लगता है आपको इस इंटरडिपेंडेंस वर्ड से समझ आ ही गया होगा क्या है इंटरडिपेंडेंस। आप इसको म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। Mutualism. What is this interdependence or mutualism or symbiosis? It is that type of association between two living organisms जिसमें दोनों को benefit मिले, in which both are benefited. दो living organisms एक साथ रहें, different species के living organisms एक साथ रहेंगे और दोनों को benefit मिले. The process is known as symbiosis or interdependence. For example, आप एक बैक्टीरिया का नाम लिखें, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बच्चों, राइजोबियम जो है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं हमारे पी प्लांट्स, ग्राम प्लांट्स, पी प्लांट, ग्राम प्लांट, बीन प्लांट्स। इनके रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं, ग्रैन्यूल्स बनते हैं। उन्हीं ग्रैन्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। अब ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिली, घर मिल गया, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया को मिल गया बेनिफिट, द प्लेस टू सर्वाइव, द प्लेस टू लिव। एंड बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या बेनिफिट पहुंचाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। अब सवाल यह है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्या जरूरत है? देखो बच्चों, आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है 78% एंड दैट नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ N2। लेग्यूमिनस प्लांट्स या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए ये N2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इट इज नॉन यूजेबल फॉर्म। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग लेग्यूमिनस प्लांट्स N2 को एज सच यूज ही नहीं कर सकते, वो इनके किसी काम का नहीं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स N2 को यूज ही नहीं कर पाते और नाइट्रोजन चाहिए। अगर प्लांट को प्रोटीन बनाना है, प्लांट को अगर सरवाइव करना है, तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर्स में, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर, है ना। तो फिर प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे हासिल करते हैं? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे आता है? यहाँ पर काम आता है लेग्यूमिनस प्लांट्स का राइजोबियम बैक्टीरियम, जो इनके नोड्यूल्स में रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरियम N2 को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। यूजेबल फॉर्म्स लाइक अमोनिया।
तो सॉइल में अमोनिया आ जाता है या अमोनियम आयंस, देन प्लांट इसी अमोनियम आयन को या अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है और यूटिलाइज करता है. You can say ammonia or ammonium ions are usable forms of nitrogen for the leguminous plants. If there would not have been rhizobium bacteria in the nodules of leguminous plants, उनको अमोनिया और अमोनियम आयंस नहीं मिल पाते, N2 वो डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते. So rhizobium bacteria provides usable forms of nitrogen to the leguminous plant. And in turn, the leguminous plant, by its nodules, root nodules, provides place for the rhizobium bacteria to live. Isn't this an interdependence association? Yes. इसी interdependence association को हम mutualism भी बोलते हैं या symbiosis. And these bacteria which live in such associations are known as symbiotic bacteria. तो हमने देखा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कितना डाइवर्स है. There are bacteria like rhizobium जो symbiotic associations में रहते हैं. There are bacteria which produce their food but not utilizing sunlight. They utilize the energy, chemical energy. There are bacteria which produce food by the utilization of sunlight. They are known as photoautotrophic bacteria. And there are bacteria which may be parasitic or saprotrophic. That is why I told you that bacteria show lots of metabolic diversity. They show diversity in nutrition. They also show diversity in respiration as well. ये आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं. Just a minute. देखिए बच्चों, एनसीईआरटी किताब में एक अच्छा लाइन लिखा हुआ है. आप देख सकते हैं बच्चों इसको, ये एकदम एनसीईआरटी बुक का लाइन. बैक्टीरिया, yes, bacteria show a great metabolic diversity. Some are autotrophic while as some are heterotrophic. Autotrophic bacteria may be photosynthetic or chemosynthetic, while as heterotrophic bacteria may be saprotrophic or parasitic in nature. इसी एक छोटे से पैराग्राफ को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. आई होप आप लोगों को ये समझ आया. नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम बैक्टीरिया के थोड़े से सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और काफी सारी चीजों के बारे में और भी पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत. गुड बाय एंड टेक केयर.